हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी। आज आप आए मेरे चैनल त्यागी अकेडमी फिर से। तो गाइस, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम सीखने वाले हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स एक का लॉ जो है ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उनके बीच में है। तो सीखने वाले हैं फोर्स क्या होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कुलाम्स ने इसको किस तरह से समझाया था, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुलाम्स में हम क्या पढ़ने को मिलता है, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ये हम बेसिकली पढ़ते हैं कुलाम्स के लॉ में। तो हमको पता है सिंपली जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज हमें पता है कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बारे में कि वो अट्रैक्ट और रेपेल करते हैं। ये चीज आपको पहले से ही पता होगी और मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो जो अट्रैक्ट और रेपेल करते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स लगता होगा, किसी फोर्स के हिसाब से वो करते होंगे। जैसे रेपेल करते हैं तो एक दूसरे को इस तरह से वो रेपेल करेंगे, कुछ वो अट्रैक्ट करते तो इस तरह से उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसे कैलकुलेट कर जाती है, वो फोर्स होती क्या है, वो हमें बताया कुलाम्स ने। जैसे हमारे पास ये दो चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ये रखे हैं R। या तो सेम होंगे या अलग होंगे। ये Q1 Q2 हमने इसलिए माना है कि कोई क्राइटेरिया हम नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। Q1 Q2 मान लिया है, उनके बीच का डिस्टेंस R है, या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी या वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, डिस्टेंस है R। ठीक है, तो कुलाम्स ने हमें क्या बताया, जो भी इनके बीच में फोर्स लगेगी, एक तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक तो जो फोर्स लगेगी उसका नाम बताया उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुलाम ने। और क्या बताया, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इनके बीच में लगेगी, रेपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के, Q1 एंड Q2 के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमें कुलाम्स ने बताया। एक तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 चार्जेस के दोनों के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमें कुलाम्स ने बताया। उसके बाद हमें अब इन दोनों को, जो इसने दोनों चीजें बताई, इनको हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके हम कैसे लिखेंगे, FE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसी तरह से हमने लिखना सीखा है आज तक, जब भी हमने कैसी चीजें पढ़ी हैं। तो इस तरह से ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आगे ले जाते हैं, अब हमने इसे हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। आपको पता है, आपने आज तक फिजिक्स जब 10th में पढ़ी होगी, तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आया हमारा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है हमारा K हमारा कांस्टेंट है Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन FE। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कुलाम्स लॉ के हिसाब से हमारी निकली, कुलाम्स के लॉज के हिसाब से निकले। कुलाम्स के लॉ ये थे, हमने इसका इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट है हमारा K। तो ये कुलाम्स के हिसाब से हमारी फोर्स निकल के आ गई। अब ये K क्या है, K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंड्स। K जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि एयर है, वैक्यूम है, लिक्विड है, सॉलिड के अंदर है, हमारा सॉलिड्स है दो। ये हमें मीडियम जो है वो डिपेंड करता है, ऑयल है, अल्कोहल है, जो भी हमारा मीडियम होगा, K जो होगा उस पर डिपेंड्स करेगा। तो सिंपली मैं बता देता हूँ, K इन वैक्यूम, वैक्यूम और एयर में K सेम होता है। तो क्या होता है, 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो K जो वैक्यूम और एयर में K होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। अब हम इसे निकालते कैसे हैं, हम सिंपल से K की यूनिट देख लेते हैं, K की यूनिट कैसे निकलेगी। K यहाँ पे हमने छोड़ दिया, FE × R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, FE है हमारी न्यूटन और R स्क्वायर है हमारी मीटर स्क्वायर और Q है C। तो ये हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये होगा हमारी SI यूनिट ऑफ K। तो K जो है वैक्यूम और एयर में हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो अभी हम K के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम ये देखेंगे, आपने जब FG ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या था, कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये से कुछ मिलता जुलता है। देखिए, यहाँ पे हमारे मास थे, यहाँ पे हमारे चार्ज है, और यहाँ पे कांस्टेंट K था, यहाँ पे कांस्टेंट G है।
पर हमें इसमें एक दिक्कत है कि ये जो हमारा g है ये तो हमारा फिक्स था, किसी भी जगह के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट था, पर जो हमारा k है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं इनमें सिमिलैरिटी और इनमें डिफरेंस। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी चीज है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस चीज को और एक और चीज कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है कि अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये 4th हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर होके उसके अपोजिट। तो आपने अगर r डबल करा, r आपने 2r कर दिया, तो आपका f डैश जो आपकी नई फोर्स होगी उसके बीच की वो हो जाएगी 1/4f, पुरानी वाली का 1/4 हो जाएगी। और आपने कर दिया r आधा, आधा कर दिया आपने r, तो आपकी जो नई फोर्स है वो हो जाएगी 4f। इसी तरह से मैंने क्या कहा था, इसका आपको स्क्वायर करना है, उसके बाद दूसरी साइड ले जाना है, तो आपका सिंपली से ये हो गया 4f, दूसरा वाला हो गया 1/4f। उसका आपने स्क्वायर किया और उसके अपॉन में भेज दिया उस चीज को, और यहाँ से अपॉन में से उठा के दूसरी साइड भेज दिया। यहाँ से आपने स्क्वायर करा, उसको दूसरी साइड भेज दिया, उधर का इधर भेज दिया, इधर उधर करके आपको ये इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने आपको बता दिया कि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, और ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। ठीक है, अगर ये बढ़ी, अगर हमारा आर हमने बढ़ाया तो हमारा आर जो है एफ जो है वो घट जाएगा, और हमने एफ बढ़ाया तो हमारा आर घट जाएगा। तो इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं एफ बाई आर का। ये हमारा एफ है, ये हमारा आर है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ आप किसी का भी बनाए, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, उसका ग्राफ जो है वो स्लोप उसका डाउन जाता रहेगा। तो एफ बाई आर का ग्राफ बनाए इनवर्स स्क्वायर लॉ से। आप किसी का भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बनाइए, इनवर्स स्क्वायर लॉ में आप किसी का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमेशा उसका ग्राफ ऐसे ही डाउन में बनता है। अब हमें निकल के आता है ये एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारे जेई में तो नहीं, पर हमारे बोर्ड्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहता है। अब देखिए मैं दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। ये चार्ज है Q1, अब हमने इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है। ये चार्ज है Q2, वैसे ही उसके बीच का डिस्टेंस है r, पहले की तरह ही डिस्टेंस हमने मान लिया इसका r है। तो ये जो पॉजिटिव, ये दूसरी साइड इसका फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा F, हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो ये हो जाएगा F1/2, ये हो गया। और ये जो है ये तो हमारी ये फोर्स निकल के आ गई। 1 ने उसकी तरफ लगाई फोर्स ये, 2 ने इसकी तरफ लगाई फोर्स ये, F2 2 2 1। ठीक है, हमारी फोर्स निकल के आ चुकी है दोनों के बीच की। तो किसी भी आपको किसी भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आर कैप। यहाँ पे ये सब अलग अलग है, फोर्स का यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, हम लेंगे आर कैप, एक यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपली जो इसके बीच का आर डिस्टेंस है, अब हम इसे ले रहे हैं एक ये जो आर मोड में लगाया है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये हमारा R2 एक वेक्टर इधर की साइड आ रहा है, दूसरी साइड आ रहा है R1 उधर की साइड वेक्टर। तो इनका वेक्टर जब हम माइनस करेंगे, इन दोनों को वेक्टर डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए। तो हमारा जो R का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या निकलेगा, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अगर हमको R वेक्टर निकालना है सिर्फ, वो कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। ये चीज आपको मैंने सिखाई नहीं, ये चीज आपको 11th क्लास से सीखे हैं आप सब, वेक्टर में आपने पढ़ा है। और सिंपल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया यूनिट वेक्टर, तो हम यहाँ पे K1 Q1 Q2 बाय, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे रख दीजिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मोड लगा दीजिए क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे आपको R कैप की वैल्यू पता है R वेक्टर, और R वेक्टर की वैल्यू है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R, इसकी वैल्यू है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ये चीज आपने पुट कर दी है। अब आपका आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा, अब आपका जो आएगा आंसर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड क्या Q, ये चीज Q होगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक सिंपल है। जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है एक्स क्यू। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे आएगा एक्स R1 माइनस R2।
ये आपकी एफ ई आ गई है वेक्टर फॉर्म में, ये आपका फोर्स आ गया है वेक्टर फॉर्म में के Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये चीज जो है आपको याद कर लेनी है, ये बोर्ड में आपसे जरूर पूछेंगे। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, लैंग्वेज में कि ये इतना होता है ऐसे होता है, पर आपको वी नो दैट वी हैव इस तरह की लैंग्वेज यूज करके अगर आप इसको बोर्ड में यूज करके आएंगे तो 1-2 नंबर में आता है। या फिर आपसे सिंपली भी ये पूछ ले कि वेक्टर फॉर्म बताइए उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तब आप करके आएंगे। मैं आपसे आई होप आप ये करके आएंगे आपको, क्योंकि ये भी निकालना आ गया, ये निकालना आना चाहिए आपको, तभी आपको वेक्टर फॉर्म का पूछेगा तो आप कर सकते हैं। तो आपने ये सीख लिया है। अब हम देखते हैं बात, हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच के, कि हम इनका पहले सिमिलैरिटी देखेंगे, इन दोनों के लॉज के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, ग्रेविटेशन लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ के बीच में हमारी सिमिलैरिटी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी नंबर 1 है इन दोनों के बीच में, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर। आप देखिए दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे भी आर के इनवर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो दोनों ही लॉज हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को तो अच्छे से फॉलो करते हैं। दूसरी इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, फोर्स एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उनके बीच में ऑब्जेक्ट हो या चार्ज हो उनके बीच में जो लाइन ज्वाइन होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये Q1 है ये Q2 है, जो फोर्स लगती है वो जो इनके बीच के लाइन ज्वाइन जो करता है, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगती है। इधर उधर से पकड़ के नहीं खींच सकता है कि यहाँ से पकड़ के खींच रहा है वो यहाँ से खींच रहा है। जो लाइन ज्वाइनिंग होती है इन दोनों फोर्स के बीच, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की, वही इनसे पकड़ के खींचती है। जैसे ही ग्रेविटेशन में ऐसा होता है, यहाँ मास m1 है यहाँ मास m2 है, तो वो लाइन ज्वाइनिंग से ही आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सिमिलैरिटी बता दिया, इनके बीच के डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं Fe और Fg के बीच का पहला डिफरेंस ये है कि Fe जो है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ये दो तरह की फोर्स हो सकती है Fe, पर जो Fg है ऑलवेज अट्रैक्टिव। Fg जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहती है। आपने कभी देखा है कि जो मास के बीच में एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, मास कभी एक दूसरे को रेपल नहीं करते हैं। पर जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो तरह की हो सकती है, रेपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। मास अपने आप को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, कभी मास अपने आप को रेपल नहीं करते हैं। तो ये था इनका बीच का पहला डिफरेंस। दूसरा है Fe जो है वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम करता है। Fe जो है वो मीडियम पे डिपेंड है, पर जो Fg है वो नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो Fg है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपको पता है कि Fg मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दो ऑब्जेक्ट ले जाइए, आप उन्हें यूनिवर्स में ले जाइए, आप उन्हें वैक्यूम में ले जाइए, आप उन्हें लिक्विड में ले जाइए, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो हमेशा सेम रहेगी। ये तो होता है हमारा Fg फोर्स, ये कि किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। और आप ये देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड, उसके अंदर फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर क्या था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें जो K है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और जब किसी एक G मीडियम पे डिपेंड करता है तो ये Fe भी तो मीडियम पे डिपेंड करता है। इस तरह से जो Fe फोर्स जो है ये हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है, पर जो Fg फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ Fe टू Fg का हमें रेशियो निकालना है। फॉर टू इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस है वैक्यूम में, हमें डेटा गिवन है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और K जो है जो मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर वो है 9 इंटू 10⁻9, मैंने आपको पहले बता दिया था। और G की हमें वैल्यू पता है, पर इसमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, Fe टू Fg का रेशियो निकालते हैं। हम Fe टू Fg का हम रेशियो निकालेंगे। Fe क्या है, तो चार्ज है। Fe का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। ये मैंने आर स्क्वायर नहीं लिखा है क्योंकि आर स्क्वायर कट जाएगा दोनों में, तो मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख दिया है।
और आप के की वैल्यू, अब आप सिंपल ही वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 सेम है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। आर जो है वो कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मास में और हमने चार्जेस में सेम रखा है, सम डिस्टेंट अपार्ट, ठीक है। मास उनके बीच का डिस्टेंस हमने सेम रखा है, मास के केस में भी और चार्ज के केस में भी। तो Fe Q1 Q2 का बचा और R स्क्वायर कट गया। तो K की वैल्यू हमने ये रखी। अब Q की वैल्यू हमारी क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन Fg क्या है हमारा, Fg में हमारा G क्या 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 और M2 ये दोनों भी सेम होंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास डिफर थोड़ी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर। जब आप इस सब को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻42 के नियर अराउंड 10⁻42 आपका रेस हो जाएगा। जब आप दो इलेक्ट्रॉन और दो मास इसको आपस में दूरी में रखेंगे अलग अलग, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेशो हो जाएगा नियरली 10⁻42। हमारा एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक चार्ज है Q, वो टूट गया है पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब एक चार्ज है वो दो पार्ट में, दो हिस्सों में बट गया है। वो जो चार्ज दोनों हैं वो r डिस्टेंस दूरी पर रखे हैं और हमसे एक आए जब उन्हें r डिस्टेंस दूरी पर रखा गया है तो जो फोर्स है उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी चाहिए वो जो है वो मैक्सिमम है। तो हमसे पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, तो हर पार्ट पे चार्ज, ये दोनों पार्ट जो टूटे इन पे चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट पार्ट जो है वो x है, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया Q माइनस एक्स, सेकंड पार्ट हो गया Q माइनस एक्स। सिंपली आपको पता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, हमने लिख दिया यहाँ पे x, ये लग रहा है Q माइनस एक्स, दोनों चार्ज है। अब आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, Fe = Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, K तो आपका ऐसे ही रहेगा, Q1 क्या है आपका, चार्ज 1 क्या है x, चार्ज 2 क्या है Q माइनस एक्स, और उसके बाद आपका नीचे क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये बता दूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है आप 11th में पढ़ के आए होंगे, अभी मैं 12th की वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं 11th की भी धीरे धीरे करके डालता रहूँगा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या होता है आप यहाँ पे पहले सीख लीजिए कि जब भी कोई चीज़ हमारी मैक्सिमम दी हो तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन जो आता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो आता है 0। ये चीज़ होती है हमारी जब भी किस मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशिएशन के अंदर होते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन आता है वो होता है हमारा 0, किसी भी उसके बीच। अगर हमारा कोई चीज़ मैक्सिमम या मिनिमा दिया है तो उनके बीच को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो हमारा आ जाएगा 0। हमें तो हमारी ये जो फोर्स है इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं x के साथ, फिर हम इसे रख देते हैं 0। जब हम ये इसको डिफरेंशिएट पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं kx² Fe। सिंपली पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हमको सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है r, तो उसके बीच का कांस्टेंट है वो तो चेंज हो नहीं रहा है। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dr/dx = 0, क्योंकि r जो कांस्टेंट है उसके बीच का डिस्टेंस बार बार चेंज तो कर नहीं रहे हैं, तो किसी भी डिफरेंस उसका कांस्टेंट 0 होता है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करा ही नहीं, आपने सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करा dx के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे आया आपका kq = 2kx। डिफरेंशिएशन करने के रूल्स होते हैं, मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपको एक डिफरेंशिएशन की वीडियो बना के दे दूंगा। आप अभी ये सीख लीजिए कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिंपल अगर हमारा एक x होता है तो dx के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमारा x चला जाएगा, x से ज़्यादा x² x³ जो भी कुछ होता है पावर जो है वो नीचे उतर कर आ जाती है और ऊपर से एक पावर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से 2 नीचे उतर के आ गया, एक पावर माइनस कर दिए, 2 - 1 बची 1, और x की पावर 1 है, 1 को लिखते नहीं है, तो हमारा ये आ गया सिंपली डिफरेंशिएशन करके तो हमारी सिंपली फोर्स ये आ गई kq - 2kx/r²। ये हमारे डिफरेंशिएशन करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई है चार्जेस के बीच में। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि उसने क्या कहा था Fe जो मैक्सिमम है, और मैंने बताया जब उसका आप डिफरेंशिएशन कर लें तो उसे 0 के इक्वल रख देना चाहिए क्योंकि 0 के इक्वल होती है। अब हम इसको रख दिया 0 के इक्वल kq - 2kx/r²। अब हमने 0 के इक्वल रख दिया तो हमारा स्क्वायर तो वैसे उधर जाके 0 हो गया है, r² हमारा उधर जाके 0 हो गया है। अब ये जो माइनस का है ये दूसरी साइड आ जाएगा 2kx और यहाँ पे kq, k से k दोनों साइड कट जाएगा तो आपका x क्या आ रहा है q/2।
अगर उनके बीच क्या फोर्स मैक्सिमम रखते हैं, कोई चार्ज दो पार्ट में टूटा है, उसको अपने आर डिस्टेंस पे रख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर आप उसे मैक्सिमम रखते हैं तो आपका जो चार्ज है वो, आप ये समझ लीजिए कि आपका जो चार्ज है वो दो पार्ट में टूट चुका है। अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहली लिमिटेशन है नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस होगा, कोई ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, ज्यादा बड़ी बॉडी होगी, जैसे बॉडी ज्यादा बड़ी है, अगर कोई ज्यादा बड़ी बॉडी होगी उस पे जो है कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ऐसा नहीं कि आपने चार्ज बहुत बड़ी चार्ज बॉडी ले ली, उसके बीच में कह रहे कूलम्ब्स लॉ फोर्स लगाओ, खींचो अपने आप को, पर ऐसा नहीं होगा। जो कूलम्ब्स लॉ है बहुत ही छोटे चार्ज पे वैलिड होता है, बहुत छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज, बिल्कुल छोटा सा चार्ज पे, वो पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ की पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन कूलम्ब्स लॉ की क्या है? कूलम्ब्स लॉ की दूसरी लिमिटेशन क्या है? अगर दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है हमारा। अगर दोनों चार्ज हमारे रेस्ट पे है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अगर दोनों चार्जेस मोशन में है, बोथ चार्जेस अगर हमारे मोशन में है तो ये नॉट वैलिड। जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमारा वैलिड नहीं होगा। अगर हमारे दोनों चार्ज मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ कभी भी वैलिड नहीं होगा। और एक केस और बन सकता है, दोनों चल रहे हैं, दोनों रुके हैं, एक चल रहा हो एक रुका हो, वन मोशन में हो, एक मोशन में हो एंड सेकंड जो है वो रेस्ट पे हो, तो ये जो है ये वैलिड होगा। सिंपल सी बात ये याद रखें कि ये ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ऐसा नहीं कि दो बड़ी बड़ी बॉडी आप उनको चला रहे हैं या आप उनको मोशन पे रखें तो इनमें फोर्स लगना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों ही रेस्ट पे है तो पक्का वैलिड है, और अगर दोनों ही मोशन में है तो ये लॉ वैलिड नहीं है। और तीसरा, वन मोशन, एक मोशन में है और सेकंड रेस्ट पे है, तो ये जो है कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड हो जाएगा। तो गाइज ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को आपको मजा आया, कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की दिक्कत ना लें, मैं 11th की सीरीज अब दोबारा शुरू करने से पहले 12th के साथ ही अब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की सीरीज डाल दूंगा। ओके गाइज, बाय बाय।